मार्केट में एक ऐसी नई चीज आ गई है जिसमें अगर एक साइड से आप चोर को डालो तो दूसरी तरफ से दानवीर निकल सकता है, और एक साइड से अगर आप फ्रॉडस्टर और स्कैमर को डालो तो दूसरी तरफ से कट्टर ईमानदार आदमी निकल सकता है। क्या आपको पता है इस नई चीज के बारे में? तो इस नई चीज का नाम है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इंटरनेट की वो गंगा है जिसमें अगर आप डुबकी लगाओ तो आपके सारे पाप धुल सकते हैं। सोचो जरा, एक बंदा 9 साल तक पब्लिक से गायब रहता है, ना कोई इंटरव्यू ना कोई बयान, और फिर अचानक एक 4 घंटे का पॉडकास्ट करता है जिसमें वह खुद को एक बेचारा, एक मिसअंडरस्टूड इंसान बनाकर दिखाता है। नाम है विजय माल्या, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर माना जाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? और सबसे शॉकिंग बात, लोग उसकी बातों में आ भी गए। सिंपैथी होने लगी है विजय माल्या के लिए। विजय माल्या बिजनेसमैन विजय माल्या। बात करते हैं विजय माल्या की। विजय माल्या केस। सबसे पहले तो विजय माल्या के पॉडकास्ट को लेकर मेरे दिमाग में 3 बड़े डाउट्स आ रहे हैं, तो पहले वो डिस्कस करेंगे। पहला डाउट है पॉडकास्ट की रिलीज टाइमिंग। ये कैसे हो सकता है कि आरसीबी, जो 18 साल में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है, और उस जीत के सिर्फ 2 दिन बाद उस टीम के फॉर्मर ओनर यानी विजय माल्या का पॉडकास्ट रिलीज होता है, और उस पॉडकास्ट में ये कहा जाता है कि बेचारा विजय माल्या तो फंसा दिया गया, वह तो मासूम था। अब ये तो नहीं हो सकता कि विजय माल्या ने यूके से राज समानिया को कॉल करके बोला हो कि भाई आरसीबी जीत गई है, अब आ जाओ यूके, पॉडकास्ट करते हैं, मुझे अपनी स्टोरी सुनानी है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी, क्योंकि एक बिजनेस आइकॉन का टाइम लेना ऐसे ही नहीं मिलता, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने में 1 महीना निकल जाता है। अब यहाँ मेरा असली डाउट यह है, क्या विजय माल्या को पहले से पता था कि इस बार आरसीबी आईपीएल जीतने वाली है, और वह इस मौके का इस्तेमाल करेगा अपनी कहानी सुनाने के लिए, अपने लिए पॉजिटिव हवा बनाने के लिए? दूसरा डाउट, जो आदमी पिछले कई सालों से भारत की जनता, पॉलिटिशियंस और न्यूज मीडिया का विलन बना हुआ है, अचानक से उसी को रील्स में हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है, अचानक से उसके लिए पॉजिटिव हवा क्रिएट की जा रही है। ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? यह हमें सोचना पड़ेगा कि क्या विजय माल्या को इंडिया वापस लाने की तैयारी की जा रही है? और तीसरा, एक छोटा सा डाउट ये है कि जिस आदमी को ढूंढने में इंडियन अथॉरिटीज लाचार हैं, जो बंदा यूके में छुपा बैठा है, जहां तक हमारी एजेंसीज अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, वहां तक राज शमानी कैसे पहुंच गया? इस एक पॉडकास्ट से हर तरफ सिर्फ विजय मल्या हो गया है। 4 घंटे का पॉडकास्ट, और उस पर सिर्फ 24 घंटे में 10 मिलियन व्यूज, और अभी तक 23 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, और ये अभी लगातार बढ़ रहे हैं। लोग लिटरली मैनिपुलेट हो गए हैं, लोगों को सिंपैथी महसूस होने लगी है विजय माल्या के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पॉडकास्ट इतना खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि 2016 में जब माल्या भागे थे, तो उसके बाद 2025 तक पूरे 9 साल का गैप था, और अब पहली बार उनका पब्लिक अपीयरेंस हुआ है। उन्हें कभी अपनी साइड की स्टोरी रखने का मौका ही नहीं मिला, और इस पॉडकास्ट में वो पूरी कहानी सुनाते हैं। अब ये कहानी सुनकर लोगों का दिमाग हिल गया है। लोग कह रहे हैं, यार इस बंदे के साथ तो सच में गलत हुआ है, गवर्नमेंट ने तो जुल्म की हदें पार कर दी। पॉडकास्ट 4 घंटे का है, सबके पास टाइम नहीं होता, तो मैं आपको समरी दे देता हूँ, फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। पहला सवाल आपसे ये है, क्या आप भी मैनिपुलेट हो गए हो? क्या आप भी अब माल्या को समझने लगे हो कि ये तो अच्छा आदमी था, हमसे ही गलती हो गई? अगर हाँ, तो इस वीडियो के बाद जरूर बताना कि आपका रिएक्शन क्या था। पॉडकास्ट शुरू होता है विजय माल्या के राइस से। राइस कैसे होता है किंगफिशर का, और विजय माल्या ने बियर मार्केट के पूरे गेम को कैसे बदल दिया, बियर की मार्केट को उन्होंने कैसे डिस्टर्ब किया, कैसे कैप्चर किया, कैसे मार्केट में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया, कैसे उनकी विस्की ब्रांड इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन गई। ये सब कुछ उसी पॉडकास्ट में रिवील होता है। इसी पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, विजय माल्या ने पहले मुंबई इंडियंस टीम के लिए बिडिंग की थी, मतलब उन्होंने मुंबई, बैंगलोर और एक और टीम के लिए बिडिंग की थी, और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मुंबई इंडियंस की टीम थी। लेकिन एक छोटी सी मार्जिन से वो हार गए, और ऑफ कोर्स अंबन इससे जीत भी कौन सकता है। इसके बाद माल्या ने आरसीबी को चूज किया, और सिर्फ आरसीबी ही नहीं, उन्होंने ही विराट कोहली को भी चूज किया। फिर 2018 में आता है ग्लोबल क्रैश,
और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लोन्स की बात करें तो कोई कहता है 9,000 करोड़, तो कोई कहता है 11,000 करोड़, कोई कहता है 12,000 करोड़, लेकिन मल्ल्या के मुताबिक लोन था सिर्फ 6,203 करोड़ रुपए और उनका कहना है कि 2024 तक 14,000 करोड़ ऑलरेडी उनसे वसूल कर लिए गए हैं। एम्प्लॉय सैलरी का इश्यू भी उठा। उनका कहना है मैं सैलरी देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे बैंक अकाउंट सीज कर दिए। और उनका ये भी कहना है कि जब वो लंदन गए थे तो भाग के नहीं गए, फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके लीगल तरीके से गए थे, लेकिन जैसे ही लंदन पहुंचे पासपोर्ट सीज कर दिया गया। उनका नाम लेकर पॉलिटिक्स की गई, उनका कहना है। उन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश की लेकिन बैंक तैयार नहीं था। बैंक का कहना था अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम सेटलमेंट कर लेते, लेकिन आपके केस में प्रेशर है ऊपर से। मल्ल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के डाउनफॉल की वजह भी बताई। उनका कहना था कि So I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India, and I said, Pranab da, আমার problem আছে, I have to downsize this airline. I have to cut the number of aircraft. I have to lay off employees because I can't afford to operate under these depressed economic circumstances. He said, no, at this time, connectivity is important. Jobs and employment are important. And he said, I don't want them to lose their jobs. You continue, banks will support you. That is how it all started. क्यों लोग इतनी जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं? एक बंदा 9 साल बाद आया और जो बोला उस पर अंधों की तरह यकीन कर लिया। इतना तो अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्तों की बात पर भी यकीन नहीं करते जितना इस फ्रॉडस्टर की बात पर किया जा रहा है। एम्प्लॉय सैलरी के इश्यू पर आते हैं। उसने बोला मैं देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया। भाई 260 करोड़ पेंडिंग थे, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था उसके लिए। अगर वो सच में देना चाहता तो दे देता। फॉरेन एम्प्लॉइज को तो पे कर रहा था, सिर्फ इंडिया के एम्प्लॉइज को नहीं। उसके लिए 260 करोड़ उतने ही हैं जितने हमारे लिए 2,60,000 रुपये। तो ये बात बिल्कुल बेकार लगती है। सेटलमेंट की भी बात हुई, लेकिन सेटलमेंट में दोनों साइड्स का अग्री होना जरूरी होता है। अगर बैंक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी मांग रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा और पेनल्टी भी नहीं, तो सेटलमेंट कैसे होगी? मल्ल्या कहता है मैं पूरा पैसा रिटर्न कर चुका हूँ। भाई तुमने रिटर्न नहीं किया, तुमसे जबरदस्ती रिकवर किया गया है। और सोचो अगर ये स्कैम किसी छोटी बैंक के साथ होता और आपके माँ बाप का पैसा उस बैंक में होता, बैंक बंद हो जाता, पैसा डूब जाता, तब भी तुम विजय मल्ल्या को हीरो मानते? मल्ल्या का कहना है मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ अगर लॉ एंड ऑर्डर मेरे लिए ठीक काम करे। भाई आप एक फ्रॉडस्टर हो, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, लोन लिया, पैसा नहीं दिया। खैर ये तो थे इंडिया के बारे में फ्रॉडस्टर, और फ्रॉडस्टर स्कैमर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। जैसा कि ये है 30 साल का सैम बैंकमैन-फ्रीड, जिसने खुद को जीरो से उठाकर 2,600 करोड़ डॉलर का मालिक बना दिया। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने रातों रात उसकी पूरी एम्पायर को तबाह कर दिया। अगर कोई कहे कि इतना अमीर शख्स रातों रात दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन गया तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सैम के केस में ठीक ऐसा ही हुआ। सवाल ये है आखिर सैम बैंकमैन ने इतनी दौलत इतनी जल्दी कैसे बनाई और सिर्फ एक ट्वीट ने उसे गरीबी की गहराइयों में कैसे धकेल दिया?